है करंट अफेयर 1 नवंबर का। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी माटी मेरा देश। ये जो कैंपेन चल रही है, ये कौन से मंत्रालय कैंपेन है, ये कैंपेन काहे के लिए है? तो ये जो हमारा कल्चरल चीज़ें हैं, अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनको प्रमोट करने के लिए है स्कीम। और ये कौन से मंत्रालय की स्कीम है, किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान या मेरी माटी मेरा कल्चर या ऐसे कुछ करके है जो ये अभियान पूरा का पूरा, ये किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है ये मेरा माटी मेरा देश अभियान। ठीक है, तो ये याद रखना है इसके अंदर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो मोदी जी हैं अभी उन्होंने कुछ कई सारी चीज़ें बोली हैं इसके अंदर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी, जो एग्जाम में आ जाएगी। यहाँ पर देखो कि जो डेवलप नेशन का टारगेट है भारत का, वो कब तक का है? 2047 तक का है। ठीक है, डेवलप नेशन बन जाएगा भारत 2047 तक, ये टारगेट है गवर्नमेंट का। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, माई भारत। इसके अंदर माई भारत ये एक नई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, स्वायत्त संस्थान बनाया गया है, जिससे कि जितने भी यूथ है वो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका आराम से लाभ उठा सके। ठीक है, तो फ़ायदा उठा सके उसका, वो जुड़ सके उन न्यू स्कीम से। उसके लिए है माई भारत मेरा युवा भारत। ठीक है, तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब स्वायत्त संस्थान है, ये याद रखना है। इस पर सवाल आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें ये है कि युवाओं को बढ़ाने के लिए आगे, जैसे 2047 तक हम लोग देश को डेवलप बना देंगे, तो इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, ये ऐसे ही मेरी माटी मेरी अभियान जो है, ये जितनी भी हमारी डोमेस्टिक चीज़ें हैं, हमारी जो कल्चरल चीज़ें हैं, उनको प्रमोट करने के लिए है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और है इसमें, एक और न्यूज़ है कि ये अखूरा अगरतला, यहाँ से ये अखूरा अगरतला ये रेल लिंक, अभी इसका उद्घाटन होने वाला है, शायद आज या कल में हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है? तो अखूरा जो है ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश को अगरतला से जोड़ेगा ये इसमें। यहाँ पर तो ये वाला लिंक है पूरा का पूरा। ये याद रखना है कि अखूरा कहाँ पर है, पूछ लेगा कौन सी कंट्री में है अखूरा, तो अखूरा कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा कल का एक न्यूज़ था कि ये UNEP का अवार्ड है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। हालांकि इस बार किसी इंडियन को नहीं मिला, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, कि चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड कौन देता है? तो UNEP देता है। UNEP में एक दो चीज़ और आप याद कर लो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, HQ कहाँ पर है इसका? तो HQ है इसका नैरोबी में, ये याद रखना है आपको। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में। इसके अलावा एक अवार्ड देता है ये देखिए ग्लोबल 500 अवार्ड देता है। PCS 2019 में सवाल आया था। इसके अलावा अलग अलग एग्जाम में आता रहता है बार बार। ठीक है, ग्लोबल 500 अवार्ड ये देता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा UNEP का और क्या इंपॉर्टेंट है, ये कई सारी जो रिपोर्ट हैं वो पब्लिश करता है। तो पब्लिश रिपोर्ट में देख लीजिए कौन कौन सी है इसमें। तो एक तो ये है इसमें इमिशन गैप रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये भी यही निकालता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको एग्जाम में। तो ये याद रखना है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और इमिशन गैप रिपोर्ट, ये दोनों को दोनों कौन निकालता है? UNEP। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी रिपोर्ट। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, जैसे ये आया था सवाल 2019 का सवाल है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद क्रूड ऑयल के ऊपर रिपोर्ट आया। क्रूड ऑयल में अभी भी एग्जाम में आएगा, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि रसिया नंबर 1 पे है भारत में। दूसरे नंबर पे है हम लोग कहाँ से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो कहाँ से करते हैं? रसिया से। दूसरे नंबर पे इराक है, तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है। इसके अलावा एक और न्यूज़ आई है कि MiG-21 फाइटर जो थे वो सरकार जो है रिप्लेस कर रही MK-1 एयरक्राफ्ट से। तो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि MiG-21 जो एयरक्राफ्ट है उसको कौन से उससे वो किया है, रिप्लेस किया है? तो ये आ गया इसमें MK-1A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जो ये राष्ट्रीय जो खेल थे 38वें, वो कहाँ होने वाले हैं? तो वो होंगे उत्तराखंड में। और इसके बाद 37वें जो थे अभी चल रहे थे वो अभी हुए थे गोवा में। तो ये याद रखना है आपको, दोनों ही याद रखने, दोनों भी सवाल आ जाएगा। 38वें 38वें कहाँ होंगे? ये उत्तराखंड में, और 37वें गोवा में। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो बैलन डोर अवार्ड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बैलन डोर अवार्ड इस बार 8वीं बार जीता है लियोनेल मेसी ने, ये याद रखना है। इसके अलावा जो महिलाओं का अवार्ड है वो जीता है बोनमाती, और ये कहाँ की हैं? स्पेन की हैं ये बोनमाती। तो ये याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर ही पूछता है कई बार IS से। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? गुरुग्राम में। और दूसरा ये कब बना था? 2015 में बना था। भारत ही इसको प्रमोट करने वाला एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर भी भारत के अंदर ही है। अभी 100 से ज़्यादा देश हैं इसके अंदर, IS के अंदर। इसके अलावा अभी न्यूज़ आया कि अल नीनो के कारण क्या है कि अभी नवंबर में गर्मी ज़्यादा रह सकती है। तो अल नीनो के ऊपर कई बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अल नीनो है क्या। इस बार मेंस जो था PCS मेंस, उसमें भी आया था सवाल, और IS में भी आ चुका है अल नीनो। तो अल नीनो ये देखिए नॉर्मल ईयर जो है, अल नीनो है क्या, तो कहाँ पर ये होता है? तो पहली बात तो ये है कि अल नीनो जो है नॉर्मल, तो ये पोर्शन है कि यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से जो वाटर का सर्कुलेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन जिस साल अल नीनो आता है, तो अल नीनो के केस में क्या है कि सर्कुलेशन बदल जाता है। मतलब अल नीनो जो है यहाँ का जो वो है, मतलब एक तरह से जो ईस्ट पैसिफिक ओशियन है, मतलब ये जो यहाँ पर जो हम्बोल्ट करंट है
यहाँ जो पानी होता है यहाँ पर, मतलब पेरू के तट का जो पानी है, इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो एक करंट बहती है, कोल्ड करंट, हम्बोल्ट करंट, वो रिप्लेस हो जाती है कई बार एक गर्म वाटर से। अब जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है तो ये पूरा जो सर्कुलेशन है यहाँ का, यहाँ जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। उस कारण क्या है कि हमारा जो इसका अल नीनो का इम्पैक्ट हमारे यहाँ क्या पड़ता है, तो जो एशिया के अंदर क्या होता है कि पूरी की जो मानसून सिस्टम है भारत का या एशिया का, वो ख़राब हो जाता है। मतलब यहाँ पर हमारे देश के अंदर कम बारिश होती है अल नीनो के कारण कई बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा ये पूछ लेता है कि अल नीनो इफेक्ट जो है वो कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, ईस्ट पैसिफिक ओशियन में होता है, इस वाले इलाके में, यहाँ पर पेरू के बिल्कुल पास में। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा सवाल आया था इस पर पीसीएस 2023 में कि अल नीनो क्या करता है, तो अल नीनो कहाँ, ये पूरा का पूरा वार्म कटर पेरू, ये पूरा का पूरा है ही ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ठीक है, दूसरा ये पूछ रहा है कि करंट जो है वो 10 डिग्री से, टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से बढ़ जाता है। 10 डिग्री से नहीं बढ़ता, 1 या 2 डिग्री, 2 या 3 डिग्री बढ़ता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, गलत हो इसमें। इसके अलावा एक और है कैजिंड 2023, ये कहाँ होने वाली, तो ओटोर एक जगह है कजाकिस्तान के अंदर, तो ये वहीं होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कैजिंड किनके बीच, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा एक और है इसमें हरीमऊ यहाँ पर, हरीमऊ इसका जगह ही पूछेगा कि हरीमऊ कहाँ पर है, तो कहाँ हुआ है, इसका शिलोंग में हुआ है अभी ये हरीमऊ, इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो दोनों याद रखना है कि हरीमऊ किस किस के बीच में है, इंडिया और मलेशिया के बीच में। ठीक, इसके बाद है इसमें एक और है कि जो एनर्जी का टारगेट है, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट, तो भारत वाला याद रखना है आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका टारगेट भारत का कितना है, तो लगभग 50% का टारगेट है 2030 तक, कि हम लोग जो है जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसमें 50% हिस्सेदारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की होगी। ठीक है, और वैसे एक टारगेट है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2030 तक, तो ये पूरा पूरा आपको याद रखना है। ये था आज का करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।